एक समय की बात है। काशीपुरम नामक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। उसका एक ही पुत्र था, 19 वर्ष का, तेजस्वी और सज्जन युवक, जिसका नाम शिवरत्न था। व्यापारी अपने व्यापारिक कार्यों के कारण अक्सर नगर नगर यात्रा करता रहता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। वहां उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री की मोहिनी छवि ने व्यापारी को मोहित कर दिया। व्यापारी ने वहीं पास के दुकान में बैठे एक जौहरी से उस औरत के बारे में पूछा, तो उस जौहरी ने तुरंत भांप गया कि उस व्यापारी के मन में क्या चल रहा है। उस जौहरी ने कहा कि आप एक परदेशी लग रहे हैं, उस औरत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उस व्यापारी ने कहा कि वो औरत बहुत ही सुंदर लग रही है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। उस जौहरी ने कहा कि वो आपसे विवाह नहीं करेगी, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। व्यापारी ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं, मेरे पास इतना धन है कि तुम्हारे दुकान का सोना क्या, इस नगर का पूरा सोना खरीद सकता हूं, तो भला वो औरत मुझसे विवाह करने से इनकार क्यों करेगी? यह कहते हुए व्यापारी उस औरत की तरफ जाने लगा। जौहरी ने कहा कि आप यकीनन इस नगर का पूरा सोना खरीद सकते हैं, पर याद रखिए, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होता, वो चिंगारी भी हो सकता है। अच्छे से जांच परख करने के बाद ही हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो हाथ जल जाएगी। व्यापारी पर जौहरी के बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो चुपचाप उस औरत के पास जाकर उसका परिचय पूछा। उस औरत ने अपना नाम सुलक्षणी बताया और साथ ही साथ पूरा परिचय बता दिया। व्यापारी ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उस औरत ने कड़क आवाज में जवाब देते हुए पहले तो विवाह करने से मना कर दिया, पर जैसे ही व्यापारी ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास बहुत सारा धन है, तो उस औरत ने विवाह करने के लिए तुरंत राजी हो गई। व्यापारी ने उस औरत से विवाह करके उसे अपने घर ले गया और खुशी पूर्वक अपनी जीवन बिताने लगा। व्यापारी अक्सर व्यापार पर चला जाता था और 2 से 3 दिन बाद वापस लौटता था। एक बार व्यापारी कहीं व्यापार पर गया हुआ था। घर पर केवल उसकी नई पत्नी सुलक्षणी और बेटा शिवरत्न था। तभी एक जवान व्यक्ति आया और सीधे व्यापारी के घर में घुस गया। सुलक्षणी ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखी तो वो चौंक गई। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुलक्षणी का पूर्व प्रेमी यवन था। सुलक्षणी ने तुरंत उससे कहा कि यूं अचानक से क्यों चले आए? आने से पहले कोई खबर तो भेजनी थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहां व्यापारी का बेटा शिवरत्न आ गया। सुलक्षणी एकदम से घबरा गई। उसने शिवरत्न से कहा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मायके से आए हैं, जाओ जरा बाजार से कुछ जरूरी सामान लेते आओ ताकि इनकी अतिथि सत्कार किया जा सके। शिवरत्न तुरंत बाजार के लिए निकल पड़ा। बाजार वहां से दूर था, आने जाने में समय लग जाता था। शिवरत्न के बाजार जाते ही सुलक्षणी और वो व्यक्ति दोनों एक दूसरे से लिपट गए और प्रेम क्रीड़ा में लिप्त हो गए। प्रेम क्रीड़ा में इतने लीन हो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। जैसे ही शिवरत्न बाजार से सामान लेकर लौटा तो उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर सन्न रह गया। दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। शिवरत्न को सामने खड़ा देख दोनों काफी घबरा गए थे। शिवरत्न चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुलक्षणी ने यवन को तुरंत वहां से वापस उसके घर भेज दिया। दूसरे दिन जब व्यापारी व्यापार से वापस लौटा तो सुलक्षणी उसके सामने फूट फूट कर रोने लगी और व्यापारी से कही कि आपके गैर मौजूदगी में आपका बेटा शिवरत्न ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। वो तो सही वक्त पर मेरे मायके से मेरे चचेरे भाई यवन आ गया और मुझे बचा लिया, नहीं तो कल आपका बेटा सारी हदें पार कर दिया होता। यह सुनकर व्यापारी आग बबूला हो गया। उसने शिवरत्न को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा कि सुलक्षणी, भले ही तुम्हारी सौतेली मां है, पर है तो तुम्हारी मां ही। अपने मां के साथ इतनी नीच हरकत करने का ख्याल तुम्हारे मन में आया कैसे? शिवरत्न बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुलक्षणी खुद की करतूत छुपाने के लिए इस तरह उस पर आरोप लगा देगी। उसने व्यापारी से कहा कि यह सच नहीं है पिताजी, मैंने इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, बल्कि ये खुद उस अजनबी के साथ प्रेम क्रीड़ा में लिप्त थी।
मैंने इनको उस अजनबी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, इसीलिए खुद को बचाने के लिए ये मुझ पर इतना घिनौना आरोप लगा रही हैं। ये सुनकर सुलक्षणी रोते हुए व्यापारी से कहा कि देख लीजिए अपने बेटे को, खुद को बचाने के लिए मुझ पर और मेरे चचेरे भाई के पवित्र रिश्ते पर लांछन लगा दिया। व्यापारी सुलक्षणी के सुंदरता का इतना कायल हो चुका था कि उसे सुलक्षणी के बातों में ही सच्चाई नजर आई। उसे लगा कि सुलक्षणी सच बोल रही है। उसने शिवदत्त को डांट कर चुप करा दिया और कहा कि दोबारा ऐसी हरकत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर वो सुलक्षणी की आंसू पोंछने लगा और उसे समझाने मनाने लगा। कुछ दिनों के बाद वो व्यापारी किसी व्यापार पे गया हुआ था और शिवदत्त भी किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। इसी बीच मौका देखकर सुलक्षणी ने यवन को बुलवा लिया और दोनों प्रेम के खेल में लिप्त हो गए। उधर किसी कारणवश शिवदत्त को समय से पहले ही घर लौटना पड़ा। जैसे ही वो घर आया तो उन दोनों को एक दूसरे में खोए हुए पाया। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहीं छिपकर उन दोनों के अलग होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों का प्रेम लीला संपन्न हुआ तो सुलक्षणी ने अशर्फियों की एक पोटली यौवन के हाथों में देकर उसे वापस घर भेज दिया। उसके बाहर जाते ही शिवदत्त सुलक्षणी के सामने आ गया। अचानक से शिवदत्त को सामने देख सुलक्षणी घबरा गई। शिवदत्त ने कहा कि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। एक तो पिताजी के पीठ पीछे किसी गैर मर्द से प्रेम संबंध रख रही हो और ऊपर से पिताजी का कमाया हुआ धन भी उस पर लुटा रही हो। पिताजी को आने दो, सब कुछ बताऊंगा उन्हें। यह कहकर शिवदत्त घर से बाहर चला गया और अपने पिता के आने का इंतजार करने लगा। शाम के वक्त जब व्यापारी घर आया तो घर के बाहर ही शिवदत्त ने व्यापारी को रोक लिया और जो भी देखा था वो सब कुछ उसको बता दिया। व्यापारी को अपने सुने पर यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से से तिलमिला उठा और सच्चाई जानने के लिए सुलक्षणी के पास जाने लगा। व्यापारी और शिवदत्त को एक साथ आते देख सुलक्षणी समझ गई थी कि शिवदत्त ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया है। व्यापारी सुलक्षणी के पास पहुंचकर कुछ पूछता, उससे पहले ही सुलक्षणी बड़े ही चालाकी से शांत स्वर में बोल पड़ी। उसने कहा कि आज फिर से मेरा चचेरा भाई यवन आया था। वो बहुत तकलीफ में है, उसके पास धन की कमी हो गई है, इसलिए थोड़ी सी अशर्फियां उधार मांग कर ले गया है। उसकी आर्थिक हालत ठीक होते ही वो अशर्फियां वापस लौटा देगा। जब मेरा बुरे समय चल रहा था तब उसने भी धन देकर मेरी सहायता किया था। आज उसका बुरा समय चल रहा है, यही सोचकर मैंने भी उसकी सहायता की है। क्या मैंने उसकी सहायता करके गलत किया? यह सुनकर व्यापारी का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने कहा कि नहीं सुलक्षणी, अपने चचेरे भाई की सहायता करके तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि बहुत ही उपकार का काम किया है। उसके बाद उसने शिवदत्त को डांटते हुए कहा कि इतने नेक दिल औरत के ऊपर ऐसी घिनौनी लांछन लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। ये दूसरी बार तुमने गलती किया है। अब आगे से इसके बारे में कुछ भी ऊंटपटांग कहा या कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। ये कहते हुए व्यापारी वहां से चला गया। सुलक्षणी अपने होठों पर तंजमयी मुस्कान लिए हुए शिवरत्न से कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो मैं कर रही हूं वो चुपचाप करने दो, नहीं तो मैं अगर चाह दूं तो तुम्हारे पिता तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक देंगे। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण पिता और पुत्र के बीच दरार पड़े, इसलिए जिस तरह तुम्हारे पिताजी खुश रहते हैं वैसे ही तुम भी खुश रहा करो और मुझे भी खुश रहने दो। ये कहते हुए सुलक्षणी मुस्कुराती हुई चली गई। दूसरे दिन सुलक्षणी ने सोचा कि शिवदत्त जब तक घर पर रहेगा तब तक कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करता रहेगा, उसको कैसे भी करके रास्ते से हटाना पड़ेगा। यही सोचकर सुलक्षणी व्यापारी के पास गई और उससे कही कि शिवदत्त पूरे दिन घर पर खाली बैठा रहता है, इसलिए उसके दिमाग में उल्टी सीधी विचार आते रहते हैं। एक काम कीजिए, उसको भी अपने साथ लेकर जाया कीजिए। व्यापार में आपका सहयोग भी हो जाएगा और उसके मन में उल्टी सीधी विचार भी नहीं आएगा। सुलक्षणी का यह सुझाव व्यापारी को पसंद आ गया। उसने शिवदत्त को बुलाया और कहा कि तुम घर पर खाली बैठे रहते हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी ख्याल आती रहती है, इसलिए कल से तुम भी हमारे साथ व्यापार पे चलोगे।
व्यापारी के इतना कहते ही वहीं बगल में खड़ी सुलक्षणी शिवदत्त की तरफ देखते हुए तंजमयी लहजे में ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि मानो वो शिवदत्त को चिढ़ा रही हो। शिवदत्त तुरंत समझ गया कि मुझे घर से बाहर रखने का ये सुलक्षणी का ही चाल है, ताकि वो हर रोज अपनी प्रेमी को बुलाकर अपनी मनमानी कर सके। शिवदत्त के दिमाग में भी एक चाल सुझा। उसने व्यापारी से कहा कि पिताजी, माताजी के चचेरे भाई यवन जो आज अपने घर आए हुए थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। माताजी ने तो उनको कुछ धन देकर थोड़ा उपकार कमा लिया है। क्यों ना उनको भी आप अपने साथ व्यापार पर ले चलें, ताकि वो भी कुछ व्यापार कर सके, जिससे उनकी आर्थिक हालात ठीक हो सके और आपको भी थोड़ा उपकार कमाने का मौका मिल सके। शिवदत्ता का यह सुझाव व्यापारी को पसंद आ गया। उसने कहा कि ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, कल से यवन को भी हम व्यापार पर ले चलेंगे। यह सुनकर सुलक्षणी का चेहरे का रंग उतर गया। उसने सोची थी कि शिवदत्त को उसके पिता के साथ भेजकर वो निडर होकर यमन के साथ समय बिता सकेगी, पर शिवदत्त के इस सुझाव ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। वो शिवदत्त को गुस्से की नजर से घूरने लगी। शिवदत्त तंजमयी लहजे में मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दूसरे दिन व्यापारी ने यवन को बुलवाया और कहा कि सुलक्षणी कह रही थी कि तुम्हारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमारे साथ व्यापार पर चलो। कुछ ही दिनों में तुम्हारी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। यवन चाहकर भी मना नहीं कर पाया और उनके साथ व्यापार पर निकल गया। इधर सुलक्षणी का मन मसोस कर रह गया। व्यापार पर जाने के कारण यवन को सुलक्षणी से मिलना मुश्किल हो गया। उधर सुलक्षणी भी बेचैन होने लगी। एक दिन यवन ने बीमारी का बहाना बनाकर व्यापार पर जाने से मना कर दिया। शिवदत्त ने जब ये सुना तो वो तुरंत समझ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं, बल्कि सुलक्षणी से मिलने के लिए वो बीमारी का बहाना बना रहा है। शिवदत्त ने सोचा कि आज बहुत ही सही मौका है इन दोनों को रंगे हाथ पकड़वाने का। यही सोचकर वो तुरंत एक वैद्य के पास गया और थकान पैदा करने वाली कुछ औषधि लेकर आया। शिवदत्त और उसके पिता व्यापार के लिए निकल गए। रास्ते में शिवदत्त ने थकान पैदा करने वाली दवा को पानी में मिलाकर रख लिया। जैसे ही व्यापारी ने पीने के लिए पानी मांगा तो शिवदत्त ने वही दवा मिली हुई पानी अपने पिता को दे दिया। व्यापारी ने वो पानी पी लिया। धीरे धीरे वो दवा असर करने लगी और व्यापारी को थकान महसूस होने लगी। कुछ देर के बाद व्यापारी ने शिवदत्त से कहा कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, लगता है मेरी भी तबीयत आज सही नहीं है। शिवदत्त समझ गया कि दवा असर करने लगी है। उसने कहा कि अगर तबीयत सही नहीं लग रही तो आज का व्यापार रहने देते हैं और वापस घर चलते हैं। यह कहते हुए दोनों वापस घर के लिए निकल पड़े। उधर यवन ने सोचा कि बाप बेटे तो व्यापार पे निकल गए, काफी देर बाद व्यापार से वापस लौटेंगे। यही सोचकर यवन सुलक्षणी के पास पहुंच गया। सुलक्षणी ने यवन को देखकर खिलखिला उठी और फिर दोनों अपने प्रेम क्रीड़ा में मस्त हो गए। दोनों ये सोच सोचकर बहुत खुश थे कि बीमारी के नाम पर बाप बेटे को कैसे मूर्ख बना दिया। तभी व्यापारी और शिवदत्त वहां पहुंच गए। जैसे ही व्यापारी घर के अंदर पहुंचा तो सुलक्षणी और यवन को आपत्तिजनक हालत में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुलक्षणी और यवन अचानक से व्यापारी को देखकर दंग रह गए। तभी शिवदत्त अपने होंठों पे तंजमयी मुस्कान लिए आगे आया और व्यापारी से कहा कि देख लीजिए पिताजी, यही है इन दोनों की सच्चाई। व्यापारी क्रोध की अग्नि में जल रहा था। उसने सुलक्षणी से कहा कि मैंने तुम्हारी हर जरूरत पूरा किया, तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठाया और तुमने मेरे पीठ पीछे अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे प्रेम और विश्वास को कुचलती रही, और जब मेरे बेटे ने तुम्हारी सच्चाई बताई तो उस पर भी घिनौनी आरोप लगाती रही। तुम सुलक्षणी नहीं कुलक्षणी हो। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी शकल मत दिखाना। सुलक्षणी उस व्यापारी के पैरों में गिर गई और रोते हुए माफी मांगने लगी। व्यापारी ने कहा कि तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मेरे आंखों से दूर चली जाओ। सुलक्षणी को रोते बिलखते देख शिवदत्त को उस पर तरस आ गई। उसने व्यापारी से कहा कि इन्हें माफ कर दीजिए पिताजी, अगर दोबारा से इन्होंने गलती किया तो इन्हें भले ही सजा दे दीजिएगा, पर आज माफ कर दीजिए। शिवदत्त के काफी समझाने मनाने पर व्यापारी मान गया और सुलक्षणी को माफ कर दिया। आज की कहानी यही खत्म होती है।
ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।